नमस्ते। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रमण की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम विस्तार दिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। इसकी पहली तासिकाओं में हमने साहित्य शास्त्र इस विषय पर चर्चा की थी, जो मैंने एक यानी यूट्यूब के माध्यम से 9 वीडियो बनाए हैं। आप उस पर से आपका काम चल सकता है। इसलिए हम इस यानी जो साहित्य शास्त्र एक नाम का प्रश्न पत्र है उसकी कोई तासिका नहीं लेंगे। उन 9 वीडियो पर आपका काम हो जाएगा। केवल रस विचार पर जो वीडियो बनाने हैं वो बनाकर मैं डाल दूंगा। आज हम हमारे बीए तृतीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक पंचम सत्र का हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 10 आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है आदि तथा मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का इतिहास। आज हम इसका पाठ्यक्रम जो है आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और उसके वीडियो भी बीच बीच में डालते रहेंगे। आप दोनों से ये विनती है, एक आदेश मान लीजिए कि ये जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ उसको सही ढंग से देखें, उसके नोट्स निकालें, क्योंकि उनका वस्तुनिष्ठ अगर अध्ययन नहीं हुआ तो थर्ड ईयर में आकर के फेल होने का अवसर आ सकता है और उससे आपके साथ साथ हमारे भी बदनामी हो सकती है। तो ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 10 अर्थात आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रश्न पत्र का अध्ययन करते समय जो उद्देश्य हमारे हैं उन उद्देश्यों को भी ध्यान में रखें। आप में साहित्य आस्वादन एवं अभिरुचि का परिसंस्कार होना चाहिए, मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति आस्था निर्माण होनी चाहिए, और तीसरा हिंदी साहित्य की परंपरा से आपका परिचय होना चाहिए। अध्ययन अध्यापन पद्धति में व्याख्यान पद्धति इस प्रकार के ऑनलाइन यूट्यूब हो या गूगल मीट हो या पीपीटी पीडीएफ इत्यादि के माध्यम से हम आपको मुहैया कराते रहेंगे सारी चीज़ें। और लेखन एवं पठन कौशल की वृद्धि के लिए अध्ययन, उसके उपरांत परियोजना, जिसको हम मराठी में प्रकल्प कहते हैं, वो सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। अब हम चलते हैं पाठ्यक्रम की ओर। ध्यान रखिए, पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है या किस प्रकार से पढ़ना है, इसके साथ ही हमें क्या पढ़ना है ये भी ज़रूरी है। तो इसमें हमारा पहला शीर्षक आता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन स्रोत एवं परंपरा। दूसरा आता है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तीसरा हिंदी साहित्य का भक्तिकाल। चौथा हिंदी साहित्य का रीतिकाल। तो ये जो 4 भाग हैं, इन 4 भागों में से इन 4 शीर्षकों में जो उपशीर्षक हैं उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। पहला उपशीर्षक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन स्रोत एवं परंपरा। इस शीर्षक का पहला उपशीर्षक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। अगर आपका इतिहास विषय है तो तृतीय वर्ष में आपको इतिहास लेखन यह एक प्रश्न पत्र आपके सम्मुख होता है। उसी प्रकार से यह भी है कि किसी भी साहित्य परंपरा का या किसी भी शास्त्र का लेखन का इतिहास भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोतों को भी हमें समझना पड़ेगा। दूसरा इसमें उपशीर्षक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। और कमाल की बात, ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा भारत की नहीं है। हिंदी का पहला व्याकरण भारत के लोगों ने नहीं रचा। हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन की पहली परंपरा आरंभ होती है
गारसाद तासी नाम के एक फ्रेंच विद्वान से, जिसने द इस्तवार ला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी नाम का फ्रेंच भाषा में ग्रंथ लिखा, जो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ का गौरव प्राप्त करता है। उसमें बहुत सारे लोग हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा भाग है आदिकाल। दूसरा शीर्षक आदिकाल मतलब आरंभिक काल, जब हिंदी साहित्य अस्तित्व में आ रहा था, नया नया हिंदी साहित्य बन रहा था, उस समय की बात है। और इसके अंतर्गत आपको 3 उपशीर्षक पढ़ने पड़ेंगे। पहला उपशीर्षक है आदिकाल की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। ध्यान रहे, आदिकाल की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत देखिए, आदिकाल का जो कालखंड है वह ईसा की 10वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का यह कालखंड आता है। मतलब जहां अपभ्रंश साहित्य से हिंदी साहित्य, अवहट्ट से हिंदी साहित्य निर्माण हो रहा था, उस कालखंड में जैसे कि सिद्ध साहित्य मतलब बौद्धों का साहित्य लिखा जा रहा था, जैनों का साहित्य लिखा जा रहा था, सिद्धों का साहित्य लिखा जा रहा था, और नाथ पंथियों का साहित्य हिंदी में लिखा जा रहा था, जैसे गोरखनाथ हैं, सिद्ध सरहपाद हैं और जैनियों के बहुत सारे लेखक। साथ ही साथ संत नामदेव जैसे लोग भी उत्तर भारत में जाकर के हिंदी में लिखने लगे थे। साथ ही साथ विद्यापति जैसे लोग मैथिली में लिख रहे थे। अमीर खुसरो जैसे लोग जो दिल्ली के तख्त पर आसीन हर सुल्तान के वजीर हुआ करते थे, उन्होंने भी लिखना शुरू किया था। सूफियों ने लिखना शुरू किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस्लामी आक्रांता से पहले जो हमारा अंतिम हिंदू सम्राट था पृथ्वीराज, उसके मंत्री और मित्र चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक एक महान ग्रंथ लिखा था। ये आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो आदिकाल के ग्रंथों का अध्ययन करने के साथ साथ हमें आदिकाल की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनको समझना पड़ेगा, उस समय की सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझना पड़ेगा और उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि उस समय ये जो कालखंड है, आदिकाल का कालखंड, जिसको अनेक नाम दिए जाते हैं, कोई आरंभिक काल कहता है, कोई प्रारंभिक काल कहता है, कोई बीजवपन काल कहता है, कोई अंधकार काल कहता है, बहुत सारे काल, कोई अपभ्रंश काल कहता है। तो अनेक इसके नाम है, परंतु आदिकाल ये सर्वसम्मत सिद्ध हुआ है। और उस समय जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी संपूर्ण उत्तर भारत में, खास करके हिंदी के बेल्ट में, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, दूसरा उपशीर्षक इसके अंतर्गत आता है आदिकालीन साहित्य, जिसके अंतर्गत वीर गाथा, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लोक साहित्य, ये 5 परंपराएं हैं। कौन कौन सी? पहली वीर गाथा, जिसमें पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बिसल देव रासो जैसे राजाओं के युद्धों का सजीव वर्णन करने वाले वीर रस के ग्रंथ निर्माण हुए, वो वीर गाथा। दूसरे वे ग्रंथ जिनमें जैन समाज के जैन विद्वानों ने, जैन मुनियों ने अपने ग्रंथ लिखे, जैसे कनकार मुनि का करकंडचर्यु जैसे ग्रंथ हैं, इस समय लिखे गए। उसके उपरांत सिद्ध साहित्य लिखा गया। सिद्ध साहित्य यह बौद्धों की सिद्धयान परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और जिसके अंतर्गत सिद्ध सरहपाद और अन्य शबरप्पा, शंभप्पा, डोंबिप्पा, कन्हप्पा जैसे इन सिद्धों ने अपने ग्रंथ लिखे हैं। ये सिद्ध हुए। और अगले हैं सिद्धों से अलग हुए अलख निरंजन कहने वाले नाथ, जो नवनाथ हम जानते हैं, जिनके अंतर्गत गोरखनाथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी साहित्य लिखा। और आदिकालीन साहित्य में एक अन्य परंपरा थी जो लोक साहित्य की थी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे लोग लिखा करते, जिसमें अद्दहमान या अब्दुल रहमान जैसे कवि थे, विद्यापति, अमीर खुसरो जैसे कवि थे, और नामदेव का यहाँ काल आ रहा था, मतलब शुरू हो रहा था, अभी तक शुरू नहीं हुआ था। तो ये आदिकालीन साहित्य के वीर गाथा, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लोक साहित्य, ये भाग होते हैं।
और इसमें से तीसरे शीर्षक के अंतर्गत हमें जो प्रमुख रचनाकार पढ़ने हैं, उन रचनाकारों में अमीर खुसरो का नाम हमने गत वर्ष आपको अनेक बार हिंदी भाषा के इतिहास में पढ़ाया हुआ था, प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत, जिन्होंने खालिक बारी नाम का फारसी हिंदवी पद्यात्मक शब्दकोश निर्माण किया हुआ था। और उनका बहुत बड़ा दाय है। उन्होंने मुकरियाँ लिखी हैं, उन्होंने दो सुखने लिखे हैं, उन्होंने गज़लें लिखी हैं, उन्होंने उस ज़माने में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो ये अमीर खुसरो एक प्रमुख रचनाकार के रूप में। फिर दूसरे रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं विद्यापति, जिन्हें मैथिल कवि कोकिलिया अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। इन्होंने मैथिली में एक रचना लिखी जिसका नाम है विद्यापति की पदावली। हालांकि उन्होंने संस्कृत और अवहट्ट भाषा में बहुत कुछ लिखा है, परंतु विद्यापति की पदावली यह मैथिली भाषा की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है। और उसके उपरांत संत नामदेव, ये तीन कवि आपके पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण हैं। फिर से कह रहा हूँ, अमीर खुसरो, विद्यापति और नामदेव। नामदेव ये आदिकाल और भक्तिकाल के दहलीज पर खड़े हुए ऐसे कवि हैं जिनका प्रभाव बाद में जाकर के संत कबीर, संत अन्य संत जितने भी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, इन सभी संतों पर बाद में पड़ा। इसलिए नामदेव का बहुत ज़्यादा महत्व हमें यहाँ प्राप्त होता है। और नामदेव का महत्व इसलिए है कि वे भले ही महाराष्ट्र में जन्मे हों, पंढरीनाथ की उन्होंने आराधना की हो, पांडुरंग की आराधना की हो, किंतु उनका अधिकांश समय उन्होंने बिताया वह पंजाब के घुमान में। इसलिए वो पहले राष्ट्र स्तरीय संत हैं और बाद में उनके बाद में ये संत परंपरा बहुत आरंभ हो जाती है। तो फिर से मैं ये जो दूसरा भाग जो हमारा है, पहला कालखंड आदिकाल, जो 10वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 12वीं शताब्दी के अंत तक चलता है, उसके अंतर्गत हमें आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक पृष्ठभूमि पढ़नी है। उसके उपरांत आदिकालीन साहित्य में वीरगाथा साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लोक साहित्य पढ़ना है। और इसके प्रमुख रचनाकारों में अमीर खुसरो, विद्यापति और नामदेव को पढ़ना है। अब चलते हैं दूसरे कालखंड की ओर, जिसका शीर्षक है पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल। तो इसमें भी आपको आदिकाल की तरह पहले बिंदु के अंतर्गत भक्तिकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। यानी भक्तिकाल का जो समय है 12वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी के अंत तक बहुत बड़ा कालखंड भक्तिकाल हमारा माना जाता है, जिसका आरंभ आदिकाल में नामदेव जी ने किया था। बाद में कबीर, रैदास, दादू दयाल, धना, पिपा इत्यादि संत, और बाद में सूफी संत जैसे मलिक मोहम्मद जैसे, मुल्ला दाऊद वगैरह वगैरह। उसके बाद कृष्ण भक्त कवि सूरदास, मीराबाई वगैरह, और राम भक्त कवि जैसे तुलसीदास, प्राणनाथ वगैरह, प्राणचंद्र चौहान वगैरह, ये सारे कवि इसके अंतर्गत आते हैं। तो भक्ति काल का जो भाग है, भक्ति काल, वैसे देखा जाए तो भक्ति यह दक्षिण से आई हुई है। दक्षिण, जिसको हम तमिलनाडु कहते हैं, तमिलनाडु में दो देवता बड़े लोकप्रिय हैं, शिव और विष्णु। वहाँ शैवों को नायनमार और वैष्णवों को आलवार संत कहा जाता है। और उनके माध्यम से आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य वगैरह आचार्यों ने इस भक्ति पद्धति को महाराष्ट्र से होते होते उत्तर भारत ले गए हैं। तो ये एक प्रकार से यह संपूर्ण भारत भर का एक महत्वपूर्ण और पहला आंदोलन था, जिसमें दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, मतलब कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक बहुत बड़ा आंदोलन भक्ति के रूप में शुरू हुआ था। और उसकी सामाजिक परिस्थिति, उसकी सांस्कृतिक परिस्थिति और राजनीतिक परिस्थिति को हमें समझना है। ये हुआ पहला भाग। अब इसमें भक्ति के दो प्रकार आते हैं, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति वो संत होते हैं जो मूर्ति पूजा, अवतारवाद में विश्वास न रखते हुए
केवल और केवल निर्गुण निराकार परमात्मा की आराधना करते हैं, इनमें भी दो भाग होते हैं। एक होते हैं ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी भक्ति साहित्य लेखक जिनको संत भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं प्रेमाश्रयी भक्त जिनको सूफी कहा जाता है, जो इस्लाम से संबंधित है। मतलब हिंदुओं की निर्गुण शाखा और मुसलमानों की सूफी शाखा ये निर्गुण भक्ति साहित्य के अंतर्गत आती हैं, और हिंदुओं की ज्ञानाश्रयी भक्ति धारा के अंतर्गत संत कबीर, संत रैदास और उनके उपरांत पीपा, दादू, दयाल, सुंदरदास वगैरह बहुत सारे संत आते हैं। और सूफियों के अंतर्गत मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी और अन्य बहुत सारे सूफी संत आते हैं। अब जो दूसरी धारा है सगुण भक्ति की धारा, उसमें भी विष्णु के दो अवतारों श्री कृष्ण और राम, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, इन दो अवतारों के आधार पर कृष्ण भक्ति साहित्य और राम भक्ति साहित्य लिखा गया। कृष्ण भक्ति साहित्य के अंतर्गत वल्लभाचार्य जी की शिष्य परंपरा में बहुत सारे कृष्ण भक्त कवि आ जाते हैं, जिन्हें पुष्टि मार्गीय कवि कहा जाता है, जिनमें सूरदास महत्वपूर्ण है। सूरदास के साथ साथ कुंभन दास हैं, नंददास हैं, चतुर्भुज दास हैं, और इन संप्रदायों से अलग संत मीराबाई, भक्त मीराबाई का भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को मानने वाले भक्त हैं, उनकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण धारा रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में, रामानंद की शिष्य परंपरा में चली, जिसके अंतर्गत तुलसीदास जी नरहरिदास के शिष्य के रूप में सामने आते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी और उनके बाद प्राणचंद्र चौहान और नंददास और बहुत से कवि जिन्होंने राम भक्ति साहित्य लिखा हुआ है। अब ये जो चार धाराएं हैं, संत धारा, सूफी धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा, इनके एक एक प्रतिनिधि कवि भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिनमें से संत काव्य धारा के संत कबीर, सूफी काव्य धारा के मलिक मोहम्मद जायसी, उसके उपरांत कृष्ण भक्ति धारा के सूरदास और राम भक्ति धारा के तुलसीदास, ये चार प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके उपरांत का जो कालखंड है, विक्रमी संवत 700 से लेकर के 1900 तक का जो कालखंड है, उस कालखंड को रीति काल कहा जाता है। और इस रीति काल के अंतर्गत भी हमें अलग अलग 3 उपशीर्षक पढ़ने हैं। इन उपशीर्षकों के अंतर्गत पहला उपशीर्षक आदिकाल और भक्तिकाल की तरह है, रीतिकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। फिर से कह रहा हूं मैं, आदिकाल और भक्तिकाल की तरह ही रीतिकाल में भी रीतिकालीन सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत दूसरे उपशीर्षक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रीतिकालीन साहित्य। अब रीतिकालीन साहित्य में भी 3 प्रकार का साहित्य लिखा गया, वैसे 4 प्रकार का। पहला है रीतिबद्ध साहित्य, दूसरा रीति सिद्ध साहित्य और तीसरा रीति मुक्त साहित्य। रीतिकालीन साहित्य में 3 प्रकार का साहित्य लिखा गया है। जैसे आदिकालीन साहित्य में वीर गाथा साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लोक साहित्य लिखा गया। जैसे भक्तिकाल में संत साहित्य, सूफी साहित्य, कृष्ण भक्ति साहित्य और राम भक्ति साहित्य लिखा गया, उसी प्रकार रीतिकाल में रीतिबद्ध साहित्य, रीति सिद्ध साहित्य और रीति मुक्त साहित्य लिखा गया। और इसके प्रमुख प्रतिनिधि रचनाकारों में रीतिबद्ध साहित्य के 2 प्रमुख रचनाकार हमारे पाठ्यक्रम में हैं, केशवदास और पद्माकर। रीति सिद्ध साहित्य के एकमात्र कवि हैं बिहारी, और रीति मुक्त के 2 कवि आपको पढ़ने हैं, घनानंद और भूषण। और इन सभी कवियों पर मैं अलग अलग वीडियो बनाकर डालूंगा, जिसका फायदा आपको अवश्य होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रीतिकाल को कोई श्रृंगार काल कहता है, कोई उसे
अलंकृत काल कहता है, कोई उसे उत्तर मध्य काल कहता है, लेकिन रीतिकाल इसका सर्वसम्मत नाम स्वीकार किया गया है। इसलिए ये आपको थोड़ा सा जान लेने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको किस प्रकार से इसका अध्ययन करना है। तो देखिए, हमने 3 काल देखे पहले, आदिकाल, भक्तिकाल उर्फ पूर्व मध्यकाल, और तीसरा रीतिकाल उर्फ उत्तर मध्यकाल। और इन 3 कालखंडों पर लगभग देखिए 11वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी, मतलब रीतिकाल का कालखंड है विक्रमी संवत 1700 से लेकर के विक्रमी संवत 1900 तक का काल। और इसके बाद हम छठे सत्र में जो इसके बाद का काल है 1857 के बाद का काल, जिसको आधुनिक काल के रूप में हम जानते हैं, उसको बाद में देखने वाले हैं। और देखिए कि मैं फिर से कहने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आपको इतिहास दर्शन क्या है समझना पड़ेगा, साहित्य इतिहास लेखन क्या है समझना पड़ेगा, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को समझना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ ग्रंथों का नाम भी मैं आपके सम्मुख रखूँगा। अगर आप ये ग्रंथ मंगवा सकें या ऑनलाइन मिल सकें आपको, तो इसके आधार पर भी आप इन 8-9 ग्रंथों के आधार पर आप अपनी इस प्रश्न पत्र का और अगले जो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है अगले सत्र में का, इन दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनको हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी नाम से जानते हैं। तीसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। और इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य यह है कि उनके ग्रंथ में आधुनिक काल का कोई उदाहरण नहीं है, मतलब उन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इन 3 कालखंडों पर ही लिखा हुआ है। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखी हुई पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र, अशोक पब्लिकेशन से प्रकाशित, अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके उपरांत हमारे मराठवाड़ा की भी कुछ लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रयास किया है, जिनमें डॉक्टर चंद्रभानु वेदालंकार उर्फ सोनवने जी का हिंदी साहित्य का सही इतिहास ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रह चुके हैं और बहुत ही बड़े विद्वान हैं। साथ ही साथ डॉक्टर माधव सोनटक्के जी, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका हिंदी साहित्य का इतिहास कानपुर से प्रकाशित पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हुए महत्वपूर्ण पुस्तकें, लेकिन छात्रों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सरल और सहज पुस्तक है, वह है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, अशोक प्रकाशन नई दिल्ली का। यह डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी ने लिखी हुई पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन सभी ग्रंथों का अगर आप अध्ययन करेंगे थोड़ा बहुत, तो बहुत कठिन बात नहीं है। और हर हफ्ते हम इस पर एक 10-10 प्रश्न आपको आपके गूगल मीट के द्वारा, गूगल फॉर्म के द्वारा इसकी परीक्षा लेते रहेंगे, ताकि जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी वह जो ऑनलाइन परीक्षा होने वाली वस्तुनिष्ठ रीति से, उसमें आपको सहायता हो। इस बार की भी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ रूप से ही होने वाली हैं, ऑनलाइन पद्धति से होने वाली हैं। 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के लिए रहेगा, और इस प्रकार से 50 अंकों का ये आपका प्रश्न पत्र होगा। कल की तासिका में हम साहित्य इतिहास लेखन का दर्शन क्या है, उसकी परंपरा क्या है, उसके अंतरंग या यूँ कहेंगे कि अंतः साक्ष्य कौन सी होती है और बाह्य साक्ष्य कौन सी होती है, इस पर विचार करेंगे। और खास करके जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा गारसा द तांसी नाम के फ्रेंच लेखक से शुरू होती है, इस्तवार द लाल लिटरेचर इन हिंदुस्तानी से, वहाँ से लेकर के डॉक्टर नगेंद्र तक की परंपरा को हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। हमारा समय यहाँ समाप्त हो रहा है। आज की तासिका के लिए इतना ही काफ़ी है।
फिर से आपको मकर संक्रमण और नाम विस्तार दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज की तासिका यहीं रोक देते हैं। धन्यवाद।